जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीदों से घायल है, उम्मीदों पर ही जिंदा है। तो उम्मीद तो उम्मीद ही होती है, और उसी उम्मीद के तहत थे तो सोचो कौन ने बताना है। मैं ये अभी तक जो है वो 20 विद्यार्थियों ने परचेज़ किया है, ठीक है, अभी तक बता रहा हूँ। कल रात को लॉन्च हो गई थी ये, तो जिसने नहीं किया तो फ़ायदा ये, देखो मैं दबाव नहीं डाल रहा कहीं थे ये सोचोगे गुरुजी नहीं लेनी पड़ेगी क्या। टॉपिक जियोग्राफी के मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ आपको। और विजन इंस्टीट्यूट की जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो ऊपर ऊपर आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी विजन इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर पे करोगे ना डाउनलोड। अब 29 रुपये कोई, देखो इसमें टॉपिक का कम से कम 17 से 18, सुनो ठीक है, 17 से 18 टॉपिकों के अंदर आप मान के चलो एक टॉपिक के 60%, कितना परसेंट मिल गया था ना फोकट में, याद रख लियो थे 60%, यानी 20 टॉपिक माना आपा तो 20 6 दूनी 12 1300%, यानी 1000% का 1000% बहुत होते हैं। और फिर देखो एक तुम खुद करोगे फिर तुम्हारी रैंक आएगी एक वहाँ, ठीक है। तो ये परचेज जिसने नहीं किया मैं फिर कह रहा हूँ ये कर ले, 29 रुपये कोई ज़्यादा को नहीं था ना, पूरा जियोग्राफी कोर्स ही नहीं शुल्क करा दिया तो 29 ज़्यादा को नहीं। और ये 249 का भारतवाड़ा भूगोल का चल ही रहा है कोर्स, ठीक है। अपने पढ़ रहे थे टॉपिक राजस्थान में वनस्पति, और उसमें शेड्यूल डाल रखा है। उस शेड्यूल से आपका पूरा भूगोल रिवीजन अच्छा हो जाएगा। जैसे पहले सामान्य परिचय है, उसके बाद भौतिक प्रदेश है, और मैं गुरुजी को कह रहा था 2 दिन का टाइम दो, लेकिन गुरुजी ने 3 दिन का दे दिया आपको। पहला टेस्ट 1 तारीख को होगा, 1 अगस्त, यानी आज 6 बजे शाम को टेस्ट करके देख लेना आज, ठीक है। और फिर वो रैंक आ जाएगी तुम्हारी सभी में, देखते हैं तुम कौन टॉपर होते हो। तो सारी आज जाके सामान्य परिचय टॉपिक तैयार कर लेना बढ़िया तरह से, फिर टेस्ट देना आज। अब लिखो जलवायु के आधार पर वनों को बांटा गया है, तो लिखो वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। वनों का जलवायु के आधार पे 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। जिसमें नंबर 1 पे आता है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। अब यहां नाम मरुस्थल का आया है, तो बताओ ये सर्वाधिक कहां फैले होंगे? मरुस्थल में, यानी मरुस्थल फैला है पश्चिमी, पहला प्रश्न तो याद रखना, ये पश्चिमी राजस्थान में है। अब पश्चिमी राजस्थान के में होने का मतलब है यहाँ का एरिया बहुत खुला है ना क्षेत्र, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से फैले हुए हैं? यानी सारों ज्यादा एरियो घेर के जगह बैठे हुए शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन है। सर्वाधिक नहीं कह रहा मैं कौन से हैं, लेकिन सर्वाधिक एरिया किसने घेर रखा है? इन्होंने। इसे ही मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। मैंने पढ़ाया था ना मरुद्भिद, मरुस्थलीय एक वनस्पति है। इनके अंदर देखा जाए तो सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाएगा इनमें? तो सर्वाधिक अगर वृक्ष की बात करें तो आएगा खेजड़ी का नाम। खेजड़ी वृक्ष। तो ये है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन का फैलाव। यहां पर जो औसत वर्षा होती है वो 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है, वनों की दृष्टि से बता रहा हूं मैं। और यहां पर जो इस मैदान में वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? जाया, खेजड़ी, बबुल, बोलो खेजड़ी, बबुल, पीपल और बड़ और नीम। ऐसे वृक्ष जो है इस शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति में आते हैं। तो ये बात समझ में आई तुम्हें? देखना ये प्रश्न आ जाते हैं आजकल एग्जाम में, ट्रेंड अच्छा है ये। वनों को जलवायु के आधार पर वर्गीकरण करना है।
शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन जो है वो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इनमें सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? वैसे इसमें बबूल भी आता है, पीपल भी आता है, बड़ आता है, नीम आता है। और यहाँ औसतन वर्षा कितनी हो जाती है इन वृक्षों में? 30। ठीक है, चलें आगे। अब दूसरा जो है उसका नाम है मानसूनी पतझड़ वन। ये मानसूनी पतझड़ है। कौन से वन? मानसूनी पतझड़ वन। गुरुजी ये सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? ये सर्वाधिक आपको मिलेंगे पूर्वी मैदान में। एग्जाम में प्रश्न आए, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किन वृक्षों का है? ठीक है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो वो इन्हीं वृक्षों का है, ये बात तुम याद रख लेना। अरे सॉरी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। पीपल और वड़ तो ये वो है दूसरी, ये नहीं आएगा इसमें, केर आएगा इसमें। खेजड़ी, बबुल, केर, बेर, फोग, ये हो गए ना, बेर और फोग ये आएंगे इसमें। और सर्वाधिक इनमें कौन सा मिलता है? खेजड़ी। और कर लो, सही करो, कर लिए। अब जो ये है ना, इसमें आएंगे कौन कौन से वन? बबुल, नीम, बड़, हाँ वो फोक था। तो ये मानसूनी पतझड़ वन के अंदर माने जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे? उसे तो मरुद्भिद बोल दिया, इसे बोलेंगे स्टेपी तुल्य वनस्पति, यानी स्टेपी वनस्पति बोल दो। जो मानसूनी पतझड़ वन है उसे बोलते हैं स्टेपीज वनस्पति या स्टेपी तुल्य वनस्पति। यहां 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। इन वृक्षों में वर्षा कितनी? 50 से 80 सेंटीमीटर। 3 नंबर है मिश्रित पतझड़ वन, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे धोकड़ा वन किस में आते हैं, तो वो आते हैं मिश्रित पतझड़ वन। कौन से वन है? मिश्रित पतझड़ वन, इसमें आते हैं धोकड़ा वन। धोकड़ा वन मैंने कहा था लगभग 60% पे, यानी 58.11% पे है ये। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र पूछे तो वो मरुस्थलीय वन, और राजस्थान में सर्वाधिक वन पूछे तो धोकड़ा वन। ठीक है, ये बात याद रखना। ये किस श्रेणी में आते हैं? मिश्रित पतझड़ वनों की श्रेणी में। इसको किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय धोक वन। उष्ण कटिबंधीय धोक वन। और यहाँ पर जो वर्षा है वो 70 से कह दो या 75 से 110 सेंटीमीटर तक। 75 लेना, इधर 80 है ना, 75 लिख लेना, यानी 75 या 80 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय धोक वन किसे कहते हैं? मिश्रित पतझड़ वनों को ही कहा जाता है। 3 प्रकार पढ़ा दिए मैंने। देखो सिंपल है, पहला था मरुस्थलीय वन, मानसूनी पतझड़ और मिश्रित पतझड़। मानसूनी पतझड़ पूर्वी मैदान में सर्वाधिक योगदान जीडीपी में इसका। मिश्रित में बात करें तो धोक वन है, इसे उष्ण कटिबंधीय धोक वन कहते हैं, राजस्थान में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। वर्षा कितनी चाहिए? 75 से 100। अब लिखो शुष्क सागवान वन 4 नंबर पे।
शुष्क सागवान वन। देखो ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती है, चौड़ी। तो ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। और याद रखना शुष्क सागवान जो वन है वो राजस्थानी कौन से बेल्ट में देखने को मिलेंगे, दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी में भी पूछे कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। 2 जिले याद कर लो, बहुत है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वैसे इसके अंदर देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं वृक्ष, इसमें आ जाएगा खेर। खेर वृक्ष याद आ रहा है कि थोड़ी जनजाति द्वारा क्या तैयार किया जाता है, बरगद, आम, गुलर, खेर, बरगद, आम, गुलर, पलास। जंगल की आग इसे बोलते हैं क्या, और बरगद, ये सारे आते हैं शुष्क सागवान की श्रेणी में। क्या बरगद में जी रखा आप 2 बार लिखे। 5 नंबर लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उपोषणीय कटिबंध सदाबहार वन। उसने कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कौन से हैं, मरुस्थलीय वन। सर्वाधिक पाए जाने वाले कौन से हैं, ढोक वन। और उपोषणीय कटिबंध जो वन है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मिलते हैं माउंट आबू में। बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसका, माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर है, तो माउंट आबू की जो वनस्पति है मेरे भाई वो कैसी है, उपोषणीय कटिबंध सदाबहार वन, ठीक है। और यहां अपने को जो वर्षा चाहिए वो चाहिए 125 से 150 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा ये चाहिए, हो ही जाती है इतनी तो माउंट आबू में। तो ये थे जलवायु के आधार पे शुष्क सागवान वन, उपोषणीय कटिबंध वगैरह सारे। ठीक है। अब देखो मैंने आपको लिखाया वनों के आधार पे, सॉरी वनों का जलवायु के आधार पे वर्गीकरण कितने प्रकार के थे, शुष्क कांटेदार वन। ये पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल वाले एरिया मिलेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, मरुद्वीप भी कहते हैं, और सर्वाधिक रोइडा जैसे खेजड़ी, बबुल, केर, बेर, फोग ये सारे आते हैं इसमें। मानसूनी पतझड़ पूर्वी मैदान में सर्वाधिक, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, बबुल, नीम, बड़ ये सारे पेड़ आते हैं और स्टेपी वनस्पति प्रकार की है। मानसूनी पतझड़ से याद करो मिश्रित पतझड़, और मिश्रित पतझड़ में धोकड़ा वन हो गए। अच्छा तेंदू का पत्ता इसी में आता है, याद रखना। उष्ण कटिबंधीय धोकवन, राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन पाए जाते हैं और वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर। शुष्क सागवान चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती है। खेर, बरगद, आम, गुल्लर, पलास ये सारे। उपोषणीय कटिबंध सदाबहार वन न्यूनतम होते हैं, राजस्थान में सबसे कम पाए जाने वाले कौन से हैं, उपोषणीय कटिबंध सदाबहार वन। सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही में, और वर्षा 125 से। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक करते हैं, एडिंग डालो सभी, जैव विविधता। छोटा सा टॉपिक राजस्थान की दृष्टि से ही पढ़ाऊंगा, भारत की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे। इसी के अंदर अब जैव विविधता टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि जैव विविधता का जनक किसे कहते हैं, तो लिखो एडवर्ड ओ विल्सन।
एडवर्ड ओ विल्सन। और याद रखना जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये सारी बातें मैं तुम्हें जैव विविधता की लिखा रहा हूं। 22 मई। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता। लिखो नई लाइन में, भारत में 2 जैव विविधता के क्षेत्र हैं। दो तप्त स्थल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉटस्पॉट। हाँ, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 2। क्या हुआ? ये नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको सारों को। जिसमें पहला जो है वो है पूर्वी हिमालय। हिमालय में भी प्रश्न आजकल डीप पूछने लग गया। पहले सीधा हिमालय पढ़ते थे, अब कौन सा हिमालय आएगा प्रश्न? पूर्वी हिमालय। और दूसरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और हिमालय कहाँ है? ये भारत है, और भारत का ये जो बेल्ट है इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं पूर्वी हिमालय। ठीक है, हो जाएगा याद। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 2। विश्व में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? विश्व में, तो विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो मेडागास्कर में, अफ्रीका के पास है ये। विश्व की सर्वाधिक, दुनिया का सबसे गरीब देश भी कौन सा है? मेडागास्कर, याद रखना ये। राजस्थान में एक भी हॉटस्पॉट का क्षेत्र नहीं है, तप स्थल राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अभी तक एक भी हॉटस्पॉट क्षेत्र है नहीं है, ये बात तुम याद रख लेना। राजस्थान में जैव विविधता के नियम कब बनाए गए? तो याद रखना 2010 में नियम बनाए गए। जैव विविधता के नियम कब बने थे? अब एक प्रश्न और आता है इसके अलावा, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन, ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में। 14/9/2010, 14 सितंबर 2010 में राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड की क्या होता है? गठन। चलो एक बार इतना लिखो।
चलो लिख लिया इतना, चलो आगे लिखो। अब ये जो पारिस्थितिक संकट है, इसके अध्ययन के लिए, इसका अध्ययन कौन करता है? तो लिखो पारिस्थितिकी। पारिस्थिति यही होता है ना, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है पहले तो ये तो बताओ गुरु जी, सीधे पढ़ा। जीवों में विभिन्न प्रकार के जीवों में विविधता पाई जाती है, उसे जैव विविधता बोलते हैं। यानी कोई एक क्षेत्र है, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव रह रहे हैं, तो वो जैव विविधता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार क्या रह रहे हैं? जीव, उसे जैव विविधता बोलते हैं। तो लिखो पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए पारिस्थिति के अध्ययन हेतु 1948 में IUCN की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? अरे बोलो, 1948 में IUCN की क्या की गई? स्थापना। इसका जो मुख्यालय था वो था स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। IUCN का जो मुख्यालय था वो स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसका नाम WWFN कर दिया है। WWFN। ये नाम कब किया? 1962 में। 1962 में इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया? बोलो वर्तमान नाम क्या? WWFN। WW और इसका अब मुख्यालय कर दिया गलेंडू शहर। कौन सा शहर? गलेंडू। और इसका जो प्रतीक बनाया है, चिन्ह, वो लाल पांडा को। किसे भाई? लाल पांडा। कहाँ मिलते हैं लाल पांडा देखने को भारत में? तो भारत में एक अभ्यारण्य अपने जो लाल पांडा के लिए फेमस है, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पार्क है वो कहाँ पर है? सिक्किम में। यहाँ के प्रसिद्ध है लाल पांडा। कौन सा पांडा? लाल पांडा। चलो लिखो इतना कि पारिस्थितिकी अध्ययन के लिए IUCN की स्थापना 1948 में। इसका मुख्यालय जब स्विट्जरलैंड था, लेकिन बाद में 1962 में WWFN नाम कर दिया और इसका मुख्यालय गलेंडू शहर में प्रतीक चिन्ह लाल पांडा दिया। और लाल पांडा भारत के कंचनजंगा अभ्यारण्य के क्या है? फेमस, इसके अंदर पाए जाते हैं। लिखो जल्दी, कोशिश करो कि याद हो जाए। और भी है। अच्छा अब लिखो नीचे रेड डाटा बुक। ये मैंने लिखा दी, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मैं थोड़ी सी और बातें लिखा दूँ जो नहीं लिखाई गई। रेड डाटा बुक, इसे लाल आंकड़ों की पुस्तक भी कहते हैं क्या? लाल आंकड़ों की पुस्तक। इसमें लिखना विश्व की संकटग्रस्त पादपों व जंतु जाति का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? विश्व की संकटग्रस्त जाति व वनों का उल्लेख है। इसमें वर्णन इन चीजों का बताया गया है। रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जो लुप्त हो रही हैं, जैसे वनों में हो जाए, जीवों में हो जाए, जो लुप्त हो रही है ना, उसकी बातें लिखी है रेड डाटा बुक में। इसका प्रथम संस्करण जो आया था वो 1 जनवरी 1972 में आया था। एक जनवरी 1972 में।
और 5वां नवीनतम संस्करण जो पूछे कौन सा है, तो 5वां है। नवीनतम कौन सा संस्करण है? 5वां। यह है 2010 में। पहला आया था 1972 में और दूसरा नवीनतम आया है 2010 में। जैव विविधता बोर्ड का गठन कब होता है? 2010। चलो करो इतना एक बार, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इतना याद करो एक बार। चलें आगे। भारत में कुल 75 रामसर साइट है। अब करंट में देख लेना क्या आंकड़ा हो। पचहत्तर में से 2 राजस्थान के अंदर है। 2 रामसर साइट कहाँ है? राजस्थान में। जिसमें आपने पढ़ा है नंबर 1 पे केवलादेव, केवलादेव अभ्यारण्य। दूसरा रामसर साइट घोषित किया सांबर स्थल को। केवलादेव कहाँ है और सांबर कहाँ है? अब प्रश्न आएगा, बताओ केवलादेव को कब किया? तो केवलादेव अभ्यारण्य को रामसर साइट का जो दर्जा मिला था, अब वो मिला था 1981 में। कब मिला? और इसको 9 साल बाद 1990। सांबर को रामसर साइट का दर्जा कब मिला? 1900। और केवलादेव को कब मिला? 1981। इसको 1990। बोलो इतनी बात याद हो जाएगी? ठीक है। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। ये बात याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, ये था छोटा सा टॉपिक राजस्थान के हिसाब से जैव विविधता को, जो हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। बस अब तुम इसको याद करो फटाफट। ठीक है, आज के लिए जय हिंद। और ये PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, GK बाय अजय सर वाले पे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले बार में।